नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 8 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 1000 और 500 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो एक तरफ सियासी तूफान इस देश में आ गया, लेकिन लोगों की जिंदगी में भी एक तूफान आया है। और उस जद्दोजहद को समझने के लिए और कैसे आने वाले दिन हो सकते हैं, कहां से रास्ता बेहतर हो पाएगा, 50 दिन का वक्त देश से मांगा है प्रधानमंत्री ने। 50 दिन देने के लिए लोग तैयार भी हैं, कतार में खड़े भी हैं, लेकिन जब जब गुलाबी नोट काले धन के रूप में देश में दिखाई देते हैं तो लोगों के हाथ निराशा लगती है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? सब यही पूछ रहे हैं कि हम तो कतार में खड़े हैं, लेकिन ये गुलाबी नोट के काला धन अभी से ही देश में बनने लगा, तो फायदा क्या हुआ? बड़े बेसिक सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का सामना करेंगे हमारे साथ बेहद खास मेहमान, ऐसे शख्स। जयंत सिन्हा जी के लिए तालियां बजा दीजिए, सिविल एविएशन, लेकिन जो अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं और लंबे वक्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं। और इसीलिए जयंत जी, हमने कुछ सवाल आपके लिए तैयार किए हैं और आपकी क्लास में बेसिक सवाल से हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जाते होंगे, हर कोई यही पूछता होगा ये कब तक चलेगा। तो पहला सवाल जो सबसे पहले हम जयंत बाबू से पूछना चाहते हैं, जयंत बाबू की क्लास में, वो यही है कि 50 दिन प्रधानमंत्री ने मांगे थे। अब मोटा मोटा आम आदमी को तो समझ में आता है कि 40 दिन निकल गए, 10 दिन में बदल जाएगा क्या? पूरी तरह से परेशानी खत्म हो जाएगी या परेशानी बरकरार रह सकते हैं? हालात कैसे सामान्य हो? जयंत, पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों को याद होगा कि 8 नवंबर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की, उसी दिन उन्होंने कहा था कि कुछ दिन अड़चनें चलेंगी, कुछ दिन कठिनाइयां आप लोगों को झेलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंत तक काफ़ी कुछ जो मामले हैं सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। मैं आपको आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहता हूं। आंकड़े ये हैं कि जब हमने 8 नवंबर में डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की, और आप लोग इसे नोटबंदी कहते हैं, मैं उसे नोटबंदी नहीं कहता हूं, मैं उसे नोट बदली कहता हूं। और सिर्फ इसे आप नोट बदली मत समझिए, इसे आप देश बदली समझिए, क्योंकि इस नोट बदली के द्वारा हम लोग देश में जो क्रांति, जो परिवर्तन ला रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा हम लोग एक परिवर्तन ला रहे हैं। तो जब इतना बड़ा जब परिवर्तन आ रहा है, जब इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये जो नोट बदली है, इसके आंकड़े क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। बड़े सरल आंकड़े हैं। उस दिन 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो करीब 15 लाख करोड़ नोट जो थे वो सर्कुलेशन में थे। 15 लाख करोड़ का उनका मूल्य था, वैल्यू था। आज के समय करीब 6 लाख करोड़ नोट फिर चलन में आ गए हैं, सर्कुलेशन में आ गए हैं। जिस गति से प्रिंटिंग प्रेसेस चल रही हैं, जो नोट छपे जा रहे हैं, करीब दिसंबर अंत तक करीब 1.5 लाख करोड़ और चलन में आ जाएंगे, यानी कि 7.5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे। सारे नए नोट आप बता रहे हैं? ये नए नोट, यही नोट जो छापे गए, जो नोट बदली हुई है। ठीक है। अब देखिए, जो 15 लाख करोड़ जो सर्कुलेशन से गए, उसमें से करीब 3-4 लाख करोड़, जो अर्थशास्त्री हैं उनका अनुमान है कि करीब 3-4 लाख करोड़ सर्कुलेशन में नहीं थे। उनको बैंक लॉकर में, ट्रंक में, गोडरेज में वहीं रखा जाता था। सर्कुलेशन में मतलब जिसमें कि जो आर्थिक व्यवस्था है जो ठीक से चले, 11-12 लाख करोड़ की जरूरत है। जब हम लोग दिसंबर के अंत तक 7.5-8 लाख करोड़ पे पहुंच जाएंगे और बीच जनवरी, मिडिल जनवरी तक हम लोग 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो हम सब लोगों का यही विश्वास है कि जो सामान्य तौर से जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी वो फिर से चलने लगेगी, और फिर जो नोट आप लोगों को जरूरत होगी वो आपको नोट मिल जाएंगे। इसमें एक बात जो है, एक विशेष बात जरा आप इसमें समझ लीजिए, क्योंकि आज जो लोग आप लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्या है कि पहले हम लोगों को 2000 के नोट छापने थे, क्योंकि वो 15 लाख करोड़ को अगर हम लोगों को फिर रीमोनेटाइज करना था, सर्कुलेशन में लाना था, अगर हम 1000 के नोट छापते तो बहुत दिन लग जाते। इसलिए पहले 3 महीने हम लोगों ने 2000 के नोट छापे। मतलब ये सवाल तो लोगों के जहन में है, तो वो मनी गैप को जल्दी खत्म करने तो वही वो मनी गैप को रीमोनेटाइज करने को जल्दी से हम लोगों ने 2000 के नोट छापे। 6 लाख करोड़ 2000 के नोट आज के में सर्कुलेशन में आ गए हैं। लेकिन और जो आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो इसलिए है कि सब लोग कह रहे हैं, और सही भी कह रहे हैं, कि ये जो 2000 का नोट है, भाई साहब इसका तो छुट्टा ही नहीं मिलता है, आप भंजा ही नहीं सकते हैं। तो जो जादी अड़चन, वो ताजमहल का नोट बन गया, बस वही बात है। तो ये जोड़ी समझिए आप कि 2000 का भी नोट आपको चाहिए और 500 का भी नोट चाहिए, ये दोनों एक जोड़ी हैं। और आज के समय ये जोड़ी जो अधूरी है, सिर्फ 2000 ही आया है, तो हमें 500 भी जोड़ना है।
अब सही बात हम लोगों ने यही की है कि अब हम लोग सिर्फ 500 के नोट छाप रहे हैं। फटाफट फटाफट 500 के नोट अब सर्कुलेशन में आ रहे हैं, और जैसे रब ने बना दी जोड़ी, 2000 भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा। ये दोनों जब नोट आ जाएंगे तब आप बाजार में जाके सामान्य तौर से एकदम नॉर्मल तरीके से आप फिर खरीदारी कर सकेंगे, क्योंकि आपको छुट्टा भी मिल जाएगा। इसलिए ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो ये आने बात वाला समझ है। में आ रही है आप लोगों को? लग रहा है ज्यादातर लोग सिर हिला रहे हैं, लेकिन आपने चूंकि कहा कि जनवरी के मध्य तक आप कह रहे हैं कि इतने नोट छप जाएंगे कि सर्कुलेशन में 10 लाख करोड़ के आसपास जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। और तो विशेष इसीलिए रूप दूसरा से सवाल- 500 के नोट आएंगे, यानी मैंने कहा ना कि जोड़ी अधूरी है अभी। ये इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कह के सरकार पर हमला कर रहे हैं कि आपके पास छापाखानों में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप इतने नोट फटाफट प्रिंट कर दें और वो सर्कुलेशन में आ जाए। कब तक ये वो नोट तो मैंने चलेंगे? आपको क्षमता पूरी ही कम तरीके है। हमने पूरी तरीके से आपको समझा ही दिया। देखिए, कई अभी अखबारों में इस पे लंबी लंबी एनालिसिस आई हैं, और कई लोगों ने इस विषय पे विस्तार से लिखा है, और सब लोग अब सहमत हैं कि पहले 2000 नोट जो हम लोगों ने छापे सही छापे। और इसमें एक नुक्स जो था वो ये था, क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द 2000 नोट छापने थे, जल्द से जल्द। तो एक प्लेट पे, जिसपे वो करेंसी की जो प्रिंटिंग होती है, एक प्लेट पे हम लोग ज्यादा नोट छापने वाले थे, छापना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि नोट को थोड़ा सा हम लोगों ने छोटा बनाया। इस कारण एक प्लेट पे 40 नोट छपने लगे। पहले 32 नोट छपते थे, अब 40 नोट छपने लगे। अब 40 नोट छपे तो फिर एटीएम में मुश्किल हो गई, क्योंकि एटीएम में फिर उसको रिकैलिब्रेशन करना पड़ा। लेकिन फटाफट फटाफट 40 नोट हर प्लेट पे हम लोगों ने छापे। 2000 के नोट छप गए, 6 लाख करोड़ के 2000 नोट छप गए। अब 500 के छप रहे हैं। जैसे ये जोड़ी बन जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को सुविधा होती चली अगला जाएगी। सवाल, क्योंकि आपने कहा कि जैसे जैसे नोट छप रहे हैं, अब शुरू 2000 के नोट को भी सही कई लोगों ने करा दिया, लेकिन कितने बदलाव किए गए सर? मतलब 186 के आसपास बदलाव। तो मेरा सवाल यही है कि क्या फैसले जो बार बार बदले जा रहे हैं, सही रणनीति, सही प्लानिंग नहीं थी? बहुत झोंक बढ़िया। दिया, एक सेकंड, लीक हो गई खबर तो झोंक दिया आपने 125 करोड़ लोगों को। नहीं, ये इस बात को मैं खारिज करता हूं, गलत है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जितनी अच्छी प्लानिंग हो सकती थी उतनी अच्छी प्लानिंग बिल्कुल हुई। अगर हम लोगों को बातें और नीतियां जो हैं बदलती रहनी पड़ी, इसलिए क्योंकि जो काले धन वाले हैं, जो बेईमान हैं, जो चोर हैं, वो बहुत जुगाड़ू भी हैं। इतने जुगाड़ू हैं कि हम लोगों ने जब एक चीज की इधर से तो वो वहां से उसमें से चोरी करने लग गए। हमने यहां एक चीज की तो फिर वहां से कुछ लोग निकालने की कोशिश की। इसलिए आप लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए हम लोगों को नई नई नीतियां निकालनी पड़ी, जिसमें कि जहां जहां हमको लगा कि कोई इसका फायदा उठा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, उसको हमको रोकना पड़ा। अगर बेईमान जुगाड़ू हैं तो सरकार को भी तो जुगाड़ू बनना पड़ेगा ना। तो यही हम लोगों ने किया। चलिए ठीक है, अगला सवाल। ताली आप बजा सकते हैं जोर से अगर आप उनकी बात से सहमत हैं। घबराने की कोई बात नहीं। अभी आप लोगों के सवाल लेंगे। जल्दी से 10 सवाल पहले हम दाग दें, क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि कहां है गरीब आदमी, कतार में खड़ा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन तो लाइन में दिखता नहीं है। तो काला धन जितना आपने कहा था वो आप ला नहीं पा रहे हैं। काला धन बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए, किसी को स्पष्ट नहीं मालूम था हाँ। कि जो नोट सर्कुलेशन में थे उसमें से कितने काले धन के थे। कहना बड़ा मुश्किल है, तो अभी भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो हम लोगों ने नीति जो लाई हम लोग अभी, जिसमें कि आप 50% आप टैक्स दे दें, 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चली जाएगी। हम लोगों की सोच है कि इसके द्वारा सब जो नोट हैं, काला धन वगैरह, सब को मिलूकर नोट बैंकों में आ जाए। अब नोट बैंकों में जब आ जाएंगे, जब काला धन हो, सही धन हो, जो भी कुछ हो, जब बैंकों में आ जाएंगे तो इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं बताता हूं 2 महत्वपूर्ण इसके क्या लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि जब बात चल रही थी कि नोट नहीं आएंगे तो लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। बहुत लोग असमंजस में पड़ गए कि अगर नोट जंगलों में कोई जला दे, अगर जंगलों में कोई जाके नोट जला दे, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फिर उसके लायबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगे, और फिर उसको सरकार को हम लोग पैसे देंगे। ये बहुत बड़ी एक दुविधा थी कि क्या किया जाए। हम लोगों ने जो नीति निकाली है उसमें यह है कि आप टैक्स भरिए और अपने काले धन को आप व्हाइट मनी बना दीजिए। अब इसके द्वारा जो पैसे हम लोगों को मिलेंगे वो सीधा टैक्स के द्वारा मिलेंगे, और जब टैक्स के द्वारा मिलेंगे तो हम सीधी तौर से आप लोगों को दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में तो कोशिश यही है कि गरीबों के लिए जितना कुछ हम लोग कर सकते हैं हम लोग उसको फटाफट करें। तो अब टैक्स की तरफ मिलेंगे, बहुत सही तरीके से मिलेंगे, पहला लाभ। दूसरा बहुत ही मुख्य लाभ यह है कि जो लोग हैं, अब आप इनकी लालच सोचिए। मुझे तो ताजुब होता है
समझ में नहीं आता। इनके आप लालच सोचिए, क्योंकि अगर वो जाकर नोट जंगलों में जला देते तो पकड़ाते तो नहीं, पर अब इस मोह में आ गए हैं कि सब नोट अब वो ला रहे हैं बैंकों में। बैंकों में हम लोग हर चीज का हिसाब कर रहे हैं, हर चीज की अकाउंटिंग हो रही है, हर चीज की ट्रैकिंग हो रही है, हर चीज का सर्वेलेंस हो रहा है। जिन जिन लोगों ने एकदम जो उसको सस्पिशियस जो कहते हैं, जो शक्की जो चीजें हैं, एकाएक खूब बड़ा उनके पास पैसा आ गया, ये सब जो हम लोग कंप्यूटर से ट्रैकिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, सब लोग इस तरीके से जिन्होंने गलत काम किया है पकड़ाने वाले हैं। ये दूसरा मुख्य लाभ है। आप काले धन के और बेईमानों को और चोर जो हैं, आप कह रहे थे कि वो नहीं पकड़ाएंगे, इसी कारण पकड़ाएंगे, क्योंकि वो जंगल में जाके अपने नोट नहीं जलाए, वो बैंकों में लालच में आके डाल रहे हैं और सब पकड़ाने वाले हैं, सब काले धन वाले। अगला जो मेरा सवाल था, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है, तो अगला सवाल दिखा देते हैं। हम आपसे यही पूछना चाहते थे कि क्या फायदा हो सकता है, लेकिन अब इससे भी आगे एक सवाल पर जाके एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ डेविल्स एडवोकेट लेकर के, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है सर, लघु उद्योग हो, जो मंडियां है, हर जगह पर एक जबरदस्त डर, खौफ है, रुपये में भरोसा कम हो रहा है लोगों का। 2000 का नोट, जैसा कि आपने भी कहा, लगता है कि असली है नकली है, क्या कहें, कहीं लेकर जाए कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो एक अंदर से लोगों में परेशानी है, दिक्कत है, मेंटल तरीके से एक ट्रॉमा सेट इन हो रहा है। दूसरी तरफ उद्योग सफर कर रहा है, और जैसा आपने भी कहा है कि थर्ड क्वार्टर में इसमें हो सकता है नुकसान। लेकिन सवाल यह है कि इसको कैसे टैकल होगा? क्या मजदूरों के लिए, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, रोज सुबह जाकर काम पर बैठते हैं, उनको कोई काम पर लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गुलाबी नया काला धन हो गया है, तो ये कैसे ठीक होगा? ये कहां गड़बड़ हो गया मामला? देखिए, सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसको कहा है, हमारी प्रार्थना ये है कि आप लोग टेम्पररी को परमानेंट ना समझें, टेम्पररी को परमानेंट ना समझें। देखिए, अगर एक झटके से हम 86% जो करेंसी थी उसको हम चलन से निकाल दें तो शॉक तो लगेगा ही, इलेक्ट्रिक करंट तो चलेगा ही, जबरदस्त शॉक चलेगा। पर ये शॉक है, मतलब हरदम ये कायम नहीं रहेगा, हरदम नहीं चलता रहेगा। इसलिए जैसे जैसे नोट सर्कुलेशन में आ रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं कि भाई लघु उद्योग मतलब उनके रोजगार छूट रहे हैं, उनका धंधा कम हो रहा है, ये टेम्पररी है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इस तरीके से सर्कुलेशन में नोट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे, वैसे वैसे जिस बातों से आप लोग आज के समय त्रस्त हैं, जो आप लोगों को लग रहा है कि यही हालात रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप समझिए कि ये बहुत टेम्पररी मामला है, जनवरी से सब कुछ एकदम वापस नॉर्मल हो जाए। 7वां और 8वां सवाल मैं चाहती हूं कि एक एक करके दिखा दें, क्योंकि जुड़े हुए सवाल मुझे लगता है। हमने लघु उद्योग, उसकी नुकसान की बात की है, सरकार के राजस्व का बड़ा जरिया ट्रेड सेक्टर को खासा नुकसान होगा, लेकिन जीडीपी पर जो असर है वो हिंदुस्तान के नजरिए से मुझे लगता है ज्यादा बड़ी चिंता है, और इसीलिए तमाम एजेंसियां जीडीपी में गिरावट की आशंका जता रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ी मंदी छा सकती है। उस पर आपका जवाब और अर्थव्यवस्था की आपकी समझ के नजरिए से क्या भरोसा दिलाएं? फिर वही गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि टेम्पररी और परमानेंट में क्या मतलब अंतर है, ये सब लोग समझ लें। देखिए, सही बात है, और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने थोड़ा सा गलत कहा। उन्होंने कहा कि जीडीपी का 2% डिक्लाइन हो सकता है, वो गलत था। वो शायद कहना चाहते थे कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब जो वृद्धि हो रही है जीडीपी में, जो वृद्धि आज के समय 7.5-8% है, वो 2% थोड़ी घट सकती है। यानी कि जीडीपी की ग्रोथ में 7.5% ग्रोथ नहीं होगा, पर 5.5% ग्रोथ होगा, यानी, और वो भी एक क्वार्टर में, यानी 3 महीनों में जो 7.5% जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो 5.5% हो जाएगा। डिक्लाइन नहीं होगा, बस ये वृद्धि उतनी तेज नहीं होगी। मेरा तो अनुमान ये है, जो भी कुछ मुझे आंकड़े मिल रहे हैं, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि अगले क्वार्टर में, यानी जनवरी से, जैसे नोट जो हैं फिर से एक बार सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तो एक रीबाउंड होगा। जो खर्चे जो आज के समय लोग नहीं खर्चे कर रहे थे, जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे थे, या जाके पिक्चर नहीं देख रहे थे, या कपड़े नहीं खरीद रहे थे, जैसे उनको नोट मिल जाएंगे, और तो कुछ बदला नहीं है, सिर्फ नोट आए, नोट गए और फिर नोट आ गए। तो जैसे नोट आ जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे यार, जो हमने नहीं खरीदा अब हम जनवरी में खरीद लेंगे, फरवरी में खरीद लेंगे। तो जो डिक्लाइन हुआ है, जो कमी हुई है, वो उससे ज्यादा मेकअप हो जाएगी, और जबरदस्त तरीके से जीडीपी मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में रीबाउंड करने वाला है। ठीक, अगला सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें इसमें सबसे बड़ा स्कैम दिखता है, लेकिन उस स्कैम तो वही समझा सकते हैं कि क्या उनका अर्थ है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंक्स एक बहुत बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे, और
उसकी वजह से बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपने दरअसल जो एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को लागू किया है, और अब वो पैसा कहां जाएगा? बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनको आप लोन देंगे। अगर विपक्ष का कोई होता तो कहता अडानी अंबानी को। चलिए, ये सब हम लोग इन सब बातों में तो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग समझदार हैं और समझते हैं कि तर्क के मुताबिक क्या आदमी को स्वीकार करना चाहिए और भ्रामक प्रचार जो है वो तो अपने जगह पर रहें, पर तर्क और तत्वों के आधार पर अगर हम समझना चाहें, बहुत स्पष्ट बात है कि बैंकिंग सिस्टम में जनता को भी लाभ मिल सकता है और उद्योग को भी लाभ मिल सकता है। जो लोग उद्योगपति थे जिन्होंने बैंक से लोन लिए और फिर लोन को चुका नहीं पाए, लोन नहीं दे पाए, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। हमारी ही सरकार ने इन ऐसे उद्योगपतियों को जो अपना लोन नहीं दे पा रहे थे उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनाकर उनको एक चुंगल में फंसा दिया कि अब आगे बैंकों से आप लोन नहीं ले पाइएगा जब तक आप पुराने लोन जो है उनको आप पूरा नहीं करिएगा। हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने की, क्योंकि हम जनता के हित में, देश के हित में समझते हैं, सोचते हैं। अब जो बैंकों की जो स्थिति आ रही है, जो बैंक अब और दुरुस्त हो रहे हैं क्योंकि उनमें इतना सारा पैसा अब आ रहा है, इससे जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो घटने वाले हैं, बैंक में जो लोन देने की क्षमता थी वो बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे बैंक आप लोगों को और लोन देंगे, क्योंकि वो जनता को मिलेगा, जो खराब जो उद्योगपति थे उनको तो बिल नहीं मिलेगा, वो तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। जनता को जो मिलेगा और जनता को जिस रेट पे मिलेगा उससे आपकी मोटरसाइकिल की ईएमआई, आपके घर का ईएमआई, आपकी गाड़ी की ईएमआई सब घटने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगले सवाल का भी जवाब इन्होंने दे दिया है, क्योंकि अभी चिंता यह है कि वन वे फ्लो ऑफ कैश है इनटू बैंक्स। दूसरी तरफ से जो रियल एस्टेट खस्ता है, बैंकों पर ब्याज का बोझ, विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी, निवेश के रास्ते बंद है, वन वे कैश फ्लो है इनटू बैंक्स। नहीं, फिर वही देखिए आप लोग, फिर वो टेम्पररी और परमानेंट में आपका असमंजस हो रहा है। ठीक है, टेम्पररी मामला है, पर जैसे ये पैसे अब बैंकों में आ गए हैं, जैसे जैसे आपके खर्चे फिर से चालू हो जाएंगे, आप जाइएगा, आप बोलिएगा कि हमको गाड़ी खरीदनी है, फटाफट आपको गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि अब बैंकों में बहुत पैसे आ गए और जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं। तो आप जो पहले छोटी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आप बड़ी गाड़ी खरीदिएगा। जहां मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे थे, अब आप गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि रेट कम हो गए। ये बहुत बड़ा एक आप लोगों को लाभ मिला है इसके द्वारा। टैक्स कट मिलेगा वो तो माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि इस सवाल पर कई लोग ताली बजाएंगे। राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म कब होगा? पार्टियों के चंदे को काले से सफेद करने का आसान रास्ता दे दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया है। ये देखें सर, कोई ऐसा रास्ता नहीं है। ये एक मामला छूट गया। नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है। देखिए, अगर कोई भी किसी पार्टी को पैसा देता है तो उसको बताना पड़ता है और पार्टी को बताना पड़ता है वो पैसे कहां से आए, और एकदम स्पष्टता से ऑडिटिंग उनकी होती है। तो कोई इसमें कोई बचने का कोई तरीका नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल एकदम सही तरीके से जो भी लोगों के बैंक अकाउंट हैं, जो भी उनके खर्चे हैं, उन सब पे इस तरीके का एक जांच किया जाए जिसमें कि अगर कोई भी कुछ गलत काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में तो उसको हम लोग उजागर करें और उस पर फिर कार्रवाई हुई। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की जब बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सब लोगों को अपने जो बैंक अकाउंट हैं उनकी पूरा उनको स्पष्टीकरण करना है, और हम लोग सब कर रहे हैं। और मंत्री हैं और चाहे सांसद हों या कोई भी जनप्रतिनिधिगण कोई सदस्य हो, उन सब लोगों को अपना जो है एसेट्स वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह वो तो दे रहे हैं सर। हाँ, वो तो दे ही रहे हैं, पर अगर किसी ने कोई गलती की, बीजेपी अध्यक्ष अगर कोई गलती किया है तो अध्यक्ष जी तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। वो तो होगा ही होगा। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना हम सही तरीके से चला सकें, जितना भ्रष्टाचार हम लोग कम करें। और आप सबको मालूम है कि 2.5 सालों में कोई भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप आज तक भारतीय जनता पार्टी पे नहीं आ पाया। हालांकि पिछले दिनों कई जिक्र हुए, लेकिन हम उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए मैं उसमें नहीं उलझना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से आपके लिए है, वो सवाल मैं अब चाहती हूँ कि यहाँ पर जल्दी से प्ले किया जाए। बैंक, सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों की आज किससे है? बैंक से है सबकी नाराजगी से। ये कहां पर अनदेखी हो गई कि बैंकों ने इस तरह से चोर रास्ते बना लिए, फर्जी खाते करोड़ों करोड़, और लोगों को लगा हम तो लाइन में खड़े हैं और ये गुलाबी नोटों के बिस्तर तो सजने लगे देश में। नहीं, ये अत्यंत दुख की बात है। अब बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
और हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस पे सख्ती से कार्रवाई हो। देखिए, अगर ये खबरें आ रही हैं तो ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, क्योंकि जहां जहां बेईमान है, जहां जो इस प्रकार की चोरी हो रही है, वो लोग पकड़ा रहे हैं, उनको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये एक, मैं समझता हूं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था, कि मतलब हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग ये सब ढांडलेबाजी कर रहे हैं, वैसे वैसे भी वो पकड़ाए भी जा रहे हैं। और हम लोग जैसे उनको पकड़ेंगे, वैसे ये काला धन और ये भ्रष्टाचार और ये सब जो हो रहा है, बेईमानी जो हो रही है, ये और कम होती चली जाएगी। ये बहुत अच्छी बात हुई है। एक सवाल मेरे जहन में है, इनकम टैक्स में पहले जब 10 लाख से ज्यादा का कोई लेन देन करता था, तब एक जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको फ्लैग ऑफ होता था। अब आप कह रहे हैं 2.5 लाख पे भी होगा, आप कह रहे हैं जनधन अकाउंट में 50,000 पर भी होगा। ये मुमकिन हो पाएगा क्या? इतने अधिकारी, इतने लोग हैं, इतनी क्षमता है, या फिर कई लोग रहेंगे? अभी शायद सिर्फ सतह पे हम पहुंचे हैं जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, या जो उससे बहुत बड़ा नीचे का स्टिंक तो ऐसा नहीं है जहां नजर नहीं पहुंच रही। आपको याद रखना चाहिए कि आज के जमाने में कंप्यूटर्स का प्रयोग होता है, और कंप्यूटर में ये सब जो मैचिंग है, सर्वेलेंस है, एकदम ऑटोमेटिकली होता है। इसमें लाखों की कोई सेना की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके अच्छे डेटा माइनिंग और एनालिटिकल सिस्टम्स हों, जो हमारे पास बिल्कुल हैं, और उनका हम प्रयोग करें। जहां भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि अगर किसी के अकाउंट में 10,000 रहा करते थे, एकाएक उनके अकाउंट में 2 लाख आ गए, तो ये तो बिल्कुल मतलब शक की तो बात है ही, और उस पर जरूर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ रिसाइकलिंग तो नहीं हो रही थी। ये सब जो चीजें हैं, वही मैं कह रहा था कि क्योंकि सब अब नोटबंदी कर रहे हैं, सब बैंकों में ये सब बातें जा रही हैं, बैंकों में रिकॉर्ड हो रहा है ये ट्रांजैक्शन। अब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा, डेटा माइनिंग के द्वारा, एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो हमारे पास है, इसके द्वारा इन सब बातों को हम उजागर कर सकते हैं, और फिर उन पर सख्ती से कार्रवाई हो सकती है। फिर से मैं यही दोहराऊंगा, आप लोग प्लीज इस बात को समझिए कि जो अब हम लोग टैक्स चोरी और बेईमानों को अब पकड़ सकते हैं, क्योंकि सबको हम लोगों ने मजबूर किया कि आप अपने नोट बैंक में डालिए। इससे बहुत लोग पकड़ाए हैं। ठीक है, अब सवालों की शुरुआत करते हैं। अब सवाल पूछें, छोटा, संक्षिप्त, सीधा सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, उसमें जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट की अपनी इनकम हो रही है, और आने वाले टाइम में इस स्टेप से कितनी इनकम में बढ़ोतरी होगी, ये मेरा सवाल है सर। देखिए, आज के समय जो आर्थिक जो तर्क हैं, आर्थिक जो मामले हैं, इन पे हिसाब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही महीना हुआ है, सब हमारे पास डेटा अभी आया नहीं है। और कुछ लोगों का अनुमान, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक बार नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो फिर एक बार फिर वृद्धि होगी। तो इस सब का अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होता है, कि इससे आपकी जो रेवेन्यू है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, आज के समय कहना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कमी हुई है वो सिर्फ 1-2 महीने की हुई है। जो आप लोगों को तकलीफ जो आप लोगों ने सही है, वो 1-2 महीने की तकलीफ सही है, पर जो नई अर्थव्यवस्था, जो हम लोगों ने नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है, जिसमें कैश टू जीडीपी कम होगा, टैक्स टू जीडीपी ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, डिजिटल का प्रयोग ज्यादा होगा, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ज्यादा दुरुस्त होगा। ये जो हम लोगों ने नई अर्थव्यवस्था खड़ी की है, ये देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और इसलिए इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो इस ग्रोथ का होगा ना, इतना जबरदस्त होगा कि जो 1-2 महीनों का जो हम लोगों ने जो टेम्पररी थोड़ा सा हम लोगों ने गिरावट जो देखी है, वो इसको मेकअप किया, हम लोग इसको 10-100 गुना ज्यादा हम लोग इससे बेनिफिट ले लेंगे। सर पूछिए सवाल। सर, मेरा सवाल ये आपसे ये है कि हम लाइन में खड़े होके 2-2 हज़ार के नोट लाते हैं, और उसे तोड़ाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की सब्जी लेनी पड़ती है, और छोटे मोटे दुकानदारों को, रेहड़ी वालों के पास जाना पड़ता है, पटरी वाले के पास जाना पड़ता है, तो उसके तोड़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 1,000 के नोट भी छपने जा रहे हैं या नहीं? ठीक, आपको दिक्कत हो रही है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, और मैं माफी भी मांगता हूं कि आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोगों को देश को बदलना है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको अभी समझाया, जो नए अर्थव्यवस्था को हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को इतना लाभ मिलेगा कि ये जो आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ जो आप लोगों को झेलनी पड़ी है, वो कम लगेगी आप लोगों को, और जो बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे, जो लाभ मिलेंगे, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आएंगे। तो कुछ दिन थोड़ा आप लोग इसको झेल लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि दिसंबर के अंत तक
आप लोगों को थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे सवालों का सामना हजारीबाग में भी करना पड़ता है बिल्कुल क्या, करना जहां से आप आते हैं? हजारीबाग में वैसे हम लोगों ने मामला जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। सर, आपने आज के एक समय सेकंड। कोई खास कठिनाइयां लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। और क्या फीडबैक क्या है? नहीं, फीडबैक तो मैं बताऊं आपको, झारखंड में, अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं, यूपी में भी था अभी हाल में, फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है। लोग मान रहे हैं कि तकलीफ हुई है, लोग जान रहे हैं कि तकलीफ हुई है, लेकिन जो भविष्य में आएगा, और विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय पे इतना अटल विश्वास है लोगों का कि लोग कह रहे हैं कि जो आगे के समय जो आप लोगों को लाभ मिलने वाला है इतना अच्छा होने वाला है कि अभी जो है वो हम लोग झेलने को तैयार हैं। ठीक है, जल्दी। सर, आपने जो समझाया मुझे समझ में आया। हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के 85 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 40% लोगों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। वो संगठित क्षेत्र के ठेले वाले, रिक्शा वाले, मजदूर वर्ग के लोग हैं। आपको लगता है वो 50 दिन तक इसका इंतजार कर सकेंगे? ये काला धन की मुहिम है या एटीएम, पीटीएम, प्लास्टिक मनी इसकी मुहिम है? ठीक ठीक। आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। देखिए, डिजिटल जो है बहुत अच्छा है, डिजिटल जरूर आएगा, अवश्य आएगा। 15 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सब लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे, पर आज के समय आप लोग सब मोबाइल करते हैं ना प्रयोग। तो इसलिए जिस प्रकार से आप लोगों ने मोबाइल को अपनाया, वैसे ही आप लोग डिजिटल पेमेंट भी कुछ दिनों में अपना लीजिएगा। लेकिन डिजिटल तो अपने जगह पे रहा, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, जो कैश की आज कमी आप लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये कमी दूर हो जाएगी। सब लोगों को कैश भी मिल जाएगा, डिजिटल भी मिल जाएगा, सब जो आपको चाहिए सब आपके पास। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल पूछे पूछे। सर, आपसे ये पूछना चाहते थे कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इज़ अ बिग पर्सन, बट सो इज़ आरबीआई। आरबीआई जो है ना पूरे देश को संभालता है। इट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम। बिना आरबीआई से पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? आरबीआई को बिल्कुल हम लोगों ने पूछा इस विषय पे। इसका प्रमाण बहुत ही साधारण है, बहुत ही स्पष्ट है। अगर आप देखें, हर नोट पे उर्जित पटेल जी का सिग्नेचर है। सितंबर से सिग्नेचर आ रहा है, अगर वो नहीं जानते तो उनका सिग्नेचर कैसे होता है उस पे। तो ये आरबीआई को बिल्कुल भरोसा, हम लोग सब लोगों को बहुत भरोसा है। शायद जानना चाह रही थी कि शुरू में वो दिख क्यों नहीं रहे थे, बोल क्यों नहीं रहे थे? और आरबीआई बोर्ड ने पहले इस ऑर्डर को पारित किया। पहले आरबीआई बोर्ड ने पारित किया, फिर कैबिनेट के पास आया, कैबिनेट में पारित हुआ, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। तो सब जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका पालन किया था। चलिए, एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं जल्दी से। आप इन भाई साहब को दीजिए, बड़े बेचैन। अच्छा, आइए यहाँ पे आइए, इनके साथ, इनको दीजिए जरा, इनके पास आइए। ये आखिरी सवाल, ये ब्राउन स्वेटर वाइट वाले। चेक। हाँ, पूछे सर। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी एक बीजेपी नेता ने 500, आप अभी सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर काला धन है, वो पकड़े जा रहे हैं। हमने ऐसी मुहिम चालू की है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। जिन्होंने 500 करोड़ की जो शादी की थी, क्या वो सारा पैसा एक नंबर का था? क्या अगर नहीं था तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं? जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आम जनता में इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जहां जहां हम लोगों को लग रहा है कि गैर कानूनी काम हुआ है, वहां जांच हो रही है और सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जिसने भी गैर कानूनी काम किया है उसे इसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। किसी एक विषय या किसी एक व्यक्ति के बारे में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज जो हैं हमारे कानून में, उसके कारण हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, पूरे सिस्टम में आपको जानना चाहिए कि जहां भी कार्रवाई करने की जरूरत है उसमें जोर शोर से कार्रवाई हो रही है। सर, जैसी आपने क्लास हमें दी, क्या आप अपने कुछ राजनेताओं को भी देंगे जो गिरिराज किशोर हैं और साध्वी प्राची है? क्योंकि सर कितना गलत बोलते हैं वो, और आप कितना अच्छा बोलते हैं। आपने बोला माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो इन नेताओं को भी आप एक क्लास देंगे? मुझे लगता है जयंत जी के लिए हम लोगों को एक ताली, क्योंकि आज के देश में जो सियासत हम देखते हैं, जिस तरह की सियासत देखते हैं, उसके रंग बड़े अजीब है सर। सर, इन नेताओं को आपसे कुछ सीखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो सियासत है सर, उसमें रंग बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, लेकिन इसीलिए शायद उनका सवाल था। और देखिए, गुलाबी नोट का हल्का हल्का रंग भी निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत जी, हमारे साथ
इस क्लास में शामिल होने के लिए, लोगों के सवाल लेने के लिए। तो जैसा आप कह रहे हैं, हजारीबाग के लोग कह रहे हैं कि जितने परेशान नहीं है उससे ज्यादा इस बात से खुश हैं कि जो काले धन वाले थे वो अब लपेटे में आ गए हैं। तो शायद इसी उम्मीद के साथ देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस वक्त को किसी तरह से गुजार रहा है, लेकिन आगे कुछ अच्छे की उम्मीद है। और अच्छे अच्छे करते हुए अगर वो अच्छा नहीं आया तो उस कसौटी पर भी जनता सबको आंकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।